जो अपना बिंदु है हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर संधि आ गई तो आपको समास भी आ जाएगा, प्रत्यय भी आ जाएंगे, उपसर्ग भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं। शब्द शुद्धि वाला जो अपना बिंदु है ना, बड़ा सा बड़ा बिंदु है, वो भी आ जाएगा। तो संधि है, अगर आपने अच्छे से सीख ली 5-10 बार अभ्यास करके तो हिंदी में बहुत कुछ सीख लिया आपने। और तो जब भी आप जाओ कहीं पर भी कोई शब्द लिखा हो तो उसमें ये सोचो इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है ना। ये सारी चीजें हम वॉल पर भी अगर कोई विज्ञापन लगा है हिंदी में है वो, तो उसको आसानी से हम अध्ययन करके और उसका हल निकाल सकते हैं। तो चर्चा करते हैं संधि की। संधि जो शब्द बना है वो सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? धी। धी शब्द ये उपसर्ग है और ये शब्द। अब आपको ये बताना है कि जो सम है उपसर्ग है उसका अर्थ क्या होता है। सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समान या समीपता का बोधक होता है, समानता का बोधक होता है। और धी का अर्थ क्या होता है? मेल, जोड़ना या वैसे धारण करना। धारण करना। अब चर्चा ये है कि संधि शब्द है उसमें संधि कौन सी है? शब्द में ही हम पढ़ क्या रहे हैं? संधि। यानी सम उपसर्ग के साथ में और धी मूल शब्द जुड़ा तब क्या हुआ? संधि शब्द बना। ठीक है। अब ये जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? यानी संधि शब्द में ही कौन सी संधि है? तो संधि शब्द को हम दो तरीके से देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है और दूसरा जो लिखा हुआ है ये सम और ये धी, ये दोनों ही स्वरूप हैं। इससे मैं के बाद में देखिए आप व्यंजन आ रहा है तो मैं किस में बदलेगा? मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। जब मैं अनुस्वार में बदलता है तो ऐसा रूप आएगा। लेकिन अगर ये मैं है और उसके बाद में व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, तो मैं इस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कौन से वर्ण में? पंचम वर्ण में। तो ये जो वर्ण है ना वो किस वर्ग का है? तय वर्ग का है। वर्ग कितने होते हैं हिंदी में? वर्ग कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क, च, ट, त, प। 5 वर्ग होते हैं। और तय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? इसका पांचवा पंचम वर्ण क्या होता है? न होता है। और यहां जो मैं हलंत था वह किस में बदल गया? ये जो है इसके पांचवें में बदल गया और ये बन गया संधि। ये तो इसकी बात हो गई। पंचम वर्ण जब अनुस्वार में बदलता है तब कौन सा रूप आएगा? ये आएगा। अब ये दोनों शब्दों में देखिए आप अंतर है। यहां तो व्यंजन संधि है और यहां भी व्यंजन है, बशर्ते यहां व्यंजन में कौन सी है? अनुस्वार है। क्योंकि पंचम वर्ण किस में बदल गया? किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। जब पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है तो व्यंजन में कौन सा रूप हो जाएगा? अनुस्वार संधि का। और यहां व्यंजन में पंचम वर्ण है। ऐसा ही कि क्लास लेने आए हो क्या आप? क्लास लेने आए हो? आज ही आए हो क्या? अच्छा, तो रजिस्टर खोल लो थोड़ा सा, एक बार खोल लिया क्या? अच्छा। अब परिभाषा की बात करते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो आप खड़े हो, देखें हैं? संधि की परिभाषा बताओ। अभी बीए तो कर लिया, तभी तो एसआई की तैयारी के लिए आए हैं। हैं? हैं? आरएस के लिए? एसएससी का अभी बैच है ही नहीं है।
ऐसा ही का बेच नहीं है ये ऐसा ही वाले बच्चे हैं ना उनका बेच है। आज ही आए हो गया आज, ये बताओ पहले तो, शाम को आते हो? हम्म, अच्छा तो हाँ आप बताओ, देखिए संधि की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों की मेल को संधि कहते हैं। आप बताओ, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। कक्षा एक में जब ने हमने एडमिशन लिया था ना, उस दिन से लेकर के हमने स्नातक किया या स्नातकोत्तर किया, संधि के बारे में है ना जरूर पढ़ा है। यानी शुरुआत कहाँ से की हमने? ए से, और ए के बाद में क्या सीखा? आ सीखा, यही तो सीखा था। और ए और ए मिलता है तो क्या होता है? आ होता है। तो ए वर्ण है या शब्द है? ए वर्ण है या शब्द है? वर्ण है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे हम? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। तब भी गलत है। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तब भी ये पूर्णतः परिभाषा गलत है। याद देखिए, ए और ए मिला तो क्या बना? आ। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार होता है ना, यानी विकार जो होता है, विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अन्यथा तो समास की बात करते हैं, जैसे चंद्रशेखर हो गया, तो यहाँ वर्ण तो मिल गया कि ये चंद्र अलग है और ये शेखर अलग है, ठीक है। अब इनको मिटा दिया और ये शिरोरेखा एक लगा दी, तो क्या उदाहरण बन गया? क्या नहीं बन सकता कभी भी। परिवर्तन होना जरूरी है। जब शब्दों में परिवर्तन होता है वर्णों की मेल से, तब उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इसका जो प्रश्न आया हुआ है वो क्या आया हुआ है कि संधि की परिभाषा में, यानी स्वर धन, स्वर धन मेल और विकार। दूसरा विकल्प आया है शब्द धन स्वर धन मेल धन विकार। तीसरा आया शब्द धन शब्द धन मेल धन विकार। और चौथा विकल्प आया वर्ण धन वर्ण धन मेल धन विकार। तो इसमें शुद्ध कौन सा मानेंगे हम? देखिए आप, यानी ये हो गया वर्ण और वर्णों के साथ जो मेल होता है और उस मेल से जो विकार होता है, उस विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि संधि अगर पूछा जाए तो परिवर्तन होना जरूरी है, और उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ये अब आगे चर्चा करते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। तो कितने भेद माने गए हैं संधि के? मैं लिखाऊंगा, आराम से लिख है। आगे वाला कैसे? अच्छा, इस पे अंगुली रखनी है क्या? चलो ठीक। ये संधि, संधि के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने। हमने तो चौकी काम में लिया, मार कर लिया, ठीक है ना। तो थोड़ा आप सहयोग कर देना। संधि के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया स्वर संधि, और दूसरा व्यंजन, और तीसरा जो भेद है विसर्ग संधि। देखो, वाचन में शुद्धता जितनी आएगी ना, उतनी हिंदी अच्छी हो जाएगी। अक्सर होता क्या है कि हम बोलते ही अशुद्ध हैं, तो लिखेंगे क्या? फिर अशुद्ध ही लिखा जाता है। ये स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर के साथ में
स्वर का मेल होता है और उस मेल से जो विकार होता है उस विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन और व्यंजन के साथ मेल और उस मेल से जो विकार होता है उस विकार को क्या कहते हैं हम? व्यंजन संधि। पहला बिंदु व्यंजन को समझना है। फिर है व्यंजन के साथ यदि स्वर आता है, किसके साथ में? व्यंजन के साथ यदि स्वर आता है और स्वर और व्यंजन का जब मेल हो जाता है और उस मेल से जो विकार होता है उसे भी क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है कि स्वर के बाद यदि व्यंजन आता है, स्वर के बाद यदि व्यंजन आता है और उस व्यंजन के मेल से, यानी स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन में तीन स्वरूप सामने आएंगे। एक तो व्यंजन के साथ में किसका मेल होता है? व्यंजन का। और दूसरा व्यंजन के साथ में किसका? स्वर का। और तीसरा स्वर के साथ में किसका मेल होता है? व्यंजन का मेल होता है और उस मेल से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जबकि स्वर संधि में ऐसा नहीं होता। स्वर संधि में दोनों ही स्थिति कौन सी है? दोनों ही स्वर मिलेंगे। लेकिन व्यंजन संधि में स्थिति थोड़ी भिन्न है और तीन परिभाषाएं व्यंजन की अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में है ना पूछी गई है और ये तीनों ही क्या है? शुद्ध रूप है। दूसरा कि यहाँ विसर्ग में बात करते हैं तो स्वर का, यानी जो स्वर है उसका या व्यंजन का, स्वर या व्यंजन का विसर्ग में बदलना, स्वर या व्यंजन का किस में बदलना? विसर्ग में बदलना क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। अब परिचर्चा करते हैं आगे कि यहाँ जैसे हमने अभी लिखा ए लिखा था, उसी से लेते हैं राम धन अनुज। यहाँ मैं का ए और अनुज का ए मिल गया तो क्या बना? आ बना। आ बना, इनको जोड़ करके लिख देते हैं राम आ धन नुज। ये आ किसे मिलेगा? अब मैं में, और ये बन जाएगा रामानुज। किसका उदाहरण हो गया? ये स्वर संधि का। स्वर संधि में कौन सी संधि का हो गया? दीर्घ स्वर संधि का हो गया। इसी प्रकार ये राम है और ये ईश्वर है। ए और ई मिला तो क्या बन गया? ए बन गया। ये राम, ए और ये स्वर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मैं में ए मिला, मैं हो गया और ये बन गया रामेश्वर। ये किस संधि का उदाहरण हो गया? स्वर संधि का ही हुआ। स्वर संधि में कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? गुण स्वर संधि का हो गया। ए और ई मिला तो क्या होता है? ए हो गया। ए और ई मिलते ही। इसी प्रकार हम व्यंजन की बात करें तो पहला उदाहरण लेते हैं हम व्यंजन में। जैसे ये उत है और ये ज्वल है। सब शुद्धि में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न और व्यंजन संधि में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला उदाहरण है ये उज्ज्वल शब्द। देखिए यहाँ तय व्यंजन है और उसके बाद में भी जय क्या है? व्यंजन है। और ये तय और जय मिलकर के जो स्वरूप बनेगा, तय किस में बदल जाएगा? जय में, और ये बन जाएगा उज्ज्वल। तो यहाँ दोनों स्थिति में कौन से वर्ण थे? व्यंजन है। अब बात करते हैं हम व्यंजन और स्वर की। जैसे ये जगत है और ये ईश है। क्या है? ईश। यहाँ तय तो क्या है? व्यंजन है। लेकिन ये ई क्या है? स्वर है। और यहाँ 2 नंबर पे हमने क्या लिखा? व्यंजन और स्वर के मेल से जो विकार होता है उस विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं।
तो तय दय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा जगदीश घोष संधि का उदाहरण है ये, जगदीश व्यंजन में। तीसरी परिभाषा क्या रहेगी, स्वर के साथ में यदि व्यंजन का विधान होता है, किसके साथ में, स्वर के साथ में व्यंजन का विधान होता है। तो देखिए आप, ये पितृ है, पितृ है और ये छाया है। यहां त्रि में क्या है, री स्वर है, और इसके बाद में क्या आ रहा है, छ जो व्यंजन है। अब पितृ छाया जो शब्द लिखते हैं ना, व्यवहारगत हम मातृ छाया पितृ छाया घरों पर देखते हैं, क्यों ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है, जबकि व्याकरण की दृष्टि से क्या रहेगा, ये शुद्ध रहेगा, पितृ चय का आगम हो जाएगा और ये बन जाएगा पितृ छाया। नियम क्या बना कि यदि स्वर के बाद में छ आता है तो छ को क्या हो जाएगा, चय का आगम हो जाएगा। ये तीसरा नियम है। जैसे आ धन छादन, क्या बनेगा, आच्छादन। संधि का अर्थ हमने समझा मेल और मेल से विकार, और इसका दूसरा विच्छेद होता है। तो विच्छेद का भी संधि विच्छेद करें हम, वी धन छेद, जो हम नियम पढ़ रहे हैं ना व्यंजन संधि में, तीसरा नियम उसी में आ जाएगा। देखो वी में क्या है, ई है जो कि स्वर है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो आगम किसका होगा, चय का हो जाएगा। चय का आगम होते क्या बन गया, ये विच्छेद बन गया, ये विच्छेद बन गया। ये व्यंजन संधि की परिभाषा होगी। 3 स्वरूप आए, कौन कौन से आए, एक तो व्यंजन के साथ में व्यंजन का मेल और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। दूसरा क्या रहा, व्यंजन के साथ में स्वर और स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा स्वर और स्वर के बाद में व्यंजन आता है, तब वहां विकार में क्या आएगा, आगम होगा। यहाँ देखो नया वर्ण आया है, इसलिए इस संधि को आगम भी कहा जाता है। यानी चय था ही नहीं, नई किसी वर्ण के स्थान पर हुआ, तो ये हो गया आगम। आगम का व्यवहार कैसा होता है, ये पूछा हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में। आगम का व्यवहार कैसा होता है, शत्रुवत होता है या मित्रवत। आगम का व्यवहार मित्रवत होता है हमेशा। कैसा होता है, मित्रवत। और आदेश का जो व्यवहार होता है ना, वो हमेशा शत्रुवत होता है। कैसा होता है, शत्रुवत। ये ध्यान रखना है आपको। अभी हमने स्वर संधि का ये उदाहरण लिया, ए और ए मिलकर के क्या हुआ, आ हुआ। इसका मतलब ये ए भी हट गया और ये भी हट गया, और उनके स्थान पर क्या आ गया, आ गया। तो यहाँ व्यवहार जो आदेश का रहा वो शत्रुवत कैसे हुआ, कि 2 वाली सीट है, बस में सफर कर रहे हैं आप, 2 वाली सीट में से आप उस बस में जो ही चढ़े तो एक व्यक्ति और उस सीट पे बैठा था और उसके पास में एक और बैठा था। आपने उसको खड़ा कर दिया और आप उसके स्थान पर बैठ गए, तो उसका स्थान आपने ले लिया, तो वो व्यवहार कौन सा हो गया, शत्रुवत हो गया, आदेश का व्यवहार। लेकिन 2 वाली सीट पर वो 2 तो बैठे थे, सरक करके आपको भी जगह दे दी, तब वो व्यवहार कौन सा हो गया, मित्रवत हुआ। यहाँ हुआ क्या, देखिए आ अपने स्थान पर है और छ अपने स्थान पर है, इसके साथ में क्या आ गया, च आ गया। कभी हम बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं, सरक जाते हैं, आप भी आ जाओ। तो आदेश का और आगम के व्यवहार में अंतर होता है। आगम का व्यवहार हमेशा मित्रवत होता है और आदेश का व्यवहार कैसा होता है, शत्रुवत होता है। और स्वर संधि में जो व्यवहार होता है ना अधिकांशतः, वो कौन सा व्यवहार होता है ना, आदेश होता है और शत्रुवत व्यवहार होता है। व्यंजन संधि में दोनों ही व्यवहार होते हैं। कौन कौन से दोनों होते हैं, एक तो आगम भी होता है और आदेश भी होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं। यहाँ स्वर और व्यंजन का विसर्ग में बदलना समझेंगे हम। ये सरोज है, यहाँ ओ की मात्रा है और उस ओ का क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा और जय रह जाएगा। तो स्वर का रूप परिवर्तन होकर के वो किस में बदल गया, विसर्ग में बदल गया। यानी स्वर विसर्ग में बदलता है
तब भी विसर्ग संधि है, या हम ऐसा कह दें ये उदाहरण लिया हमने, सही लिखा है क्या मैंने शब्द? ये शब्द तो सही लिखा है क्या? सहयोग तो कर दो, हाँ या ना, दो ही उत्तर देने हैं, तीसरा देना ही नहीं है। यश शेष, देखिए आप संधि विच्छेद करते हैं, यश है धन शेष, और यहां ये जो स था ना, जो कि क्या है, व्यंजन है, और वो व्यंजन किस में बदल गया, विसर्ग में बदल गया। तो दूसरा नियम आ गया यहाँ की, व्यंजन का विसर्ग में बदलना या स्वर का विसर्ग में बदलना क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। तो संधि के कितने नियम सामने आए, 3 आए। एक तो हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 रूप हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा लिख लेते हैं, क्यों कि मारवाड़ी में कहे सोच क्या एक लिखिया बराबर हो गए। तो चर्चा करते हैं आगे, लिखो देखिए। सबसे पहले लिखिए आप सम धन धी बराबर संधि संधि, ये हो गया संधि। फिर लिखिए सम उपसर्ग के साथ धी शब्द का संयोग होने पर संधि शब्द बना, संयोग होने पर संधि शब्द बना। सम का अर्थ समीप, और धी का अर्थ मेल, जोड़ना या धी धारण करना, धारण करना। पंक्ति बदल के लिखिए परिभाषा। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, अब लिखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ किसका, संधि का शाब्दिक अर्थ लिखिएगा आप मेल, मित्रता, समझौता, तो
संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया मेल, मित्रता, समझौता। आगे चर्चा करते हैं। संधि को मुख्यतः संधि को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। संधि को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये डायग्राम बना लो छोटा सा आप, उसके बाद में अलग अलग स्वरूप इसके समझ लेते। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 भेद मुख्यतः माने गए हैं। अब लिखो सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा। क्या लिखनी है? स्वर संधि की परिभाषा। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। या ऐसा कहते हैं, 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। पंक्ति बदल के लिखिएगा आप। स्वर धन मेल और विकार, यानी स्वर के साथ में स्वर का संयोग होने पर जो मेल होता है, उस मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे देश, धन, अंतर, यहां से में विद्यमान ए और उस ए के बाद में ए मिला और दोनों मिलकर के क्या हो गए? आ। और शब्द क्या बना? देश, धन, आ और नए और तर। अब मिला दो इनको। से में आ मिला, सा हो गया, देशांतर बन गया या देशांतर। यो गण, धन, ईस, ए और ई मिला तो ए बन गया और शब्द क्या बनेगा? गए, अणे, ए और ये से। ये जो ए है वो किससे मिलाएंगे? अणे में। अणे में ए की मात्रा मिलते ही क्या हो जाएगा? अणे हो जाएगा और ये हो जाएगा गणेश। ये भो है
और ये अन है। भू में क्या विद्यमान है? ओ विद्यमान है, और ओ की जगह क्या होता है? अव होता है। तो भय अव ए और ये न। अब इनको मिलाते हैं। भय में ए स्वर मिला, भय पूरा हो गया। वह में ए स्वर मिला, वह पूरा हो गया। और ये न, भवन बन गया। इसी प्रकार ये स्त्री है और ये औचित्य। यहाँ क्या विद्यमान है? त्री में कौन सा स्वर विद्यमान है? ई। तो ई के स्थान पर ये हो जाएगा। और ये औचित्य औचित्य ही रहेगा। अब इनको मिला दो। स आधा, ये त्रय, और ये में औ की मात्रा मिल गई, यऊ हो गया, स्त्री औचित्य। आगे चर्चा करते हैं। ये एक है और ये एक है। यहाँ कै में क्या विद्यमान है? ए और ये ए और ए मिलता है तो क्या होता है? ऐ होता है। अब इनको मिला दो। एक और ये ऐ की मात्रा और ये कै, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया? ऐ हो गया। इनको मिलाने पर क्या बनेगा? एक एक। क्या बनेगा? एक एक। अब बताइए आप कि जो हम स्वर संधि पढ़ रहे थे, शुरू में चर्चा की, कौन सी संधि की? स्वर संधि की। तो स्वर संधि में आप बताएं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि में जो 5 भेद है ना, वो पांचों हमने लिख लिए। यहां देखो, ए के साथ ए का विधान हुआ तो क्या बना? आ बना। और आ बना तो ये देशांतर शब्द बना। ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है। और ये ए के साथ में ई का विधान होने पर ए बना, ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? गुण का हो गया। और यहाँ ओ के स्थान पर क्या हुआ है? अब हुआ है, ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? अयादि संधि का। कौन सी का? अयादि संधि का। और यहाँ ई के स्थान पर क्या हुआ है? यह हुआ है, और ये हलंत वर्ण आ रहा है उससे पहले, तो ये किस संधि का उदाहरण हो गया? यण संधि का। यहाँ ए और ए मिलकर के ऐ हो गया, ये हो गया वृद्धि संधि का उदाहरण। किस संधि का? वृद्धि संधि का उदाहरण। तो स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद माने गए हैं। अब लिखो आप पंक्ति बदल करके, स्वर संधि के मुख्यतः, आप अभी आए, कोई रजिस्टर निकाल लो। स्टार्ट ही यही मान लो आप। हाँ, अभी एक पन्ना छोड़ दो सिर्फ। क्या नाम आपका? मुस्कान। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 5। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण
स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि। और 5 नंबर है अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद हो गए किसके? संधि के। यहाँ एक प्रश्न अच्छा निकलेगा और आप सभी मिलकर के उत्तर दो। आप सभी को उत्तर देना है। जैसे यहाँ ए और ए का विधान हुआ, या ऐसा कह सकते हैं ई का विधान हुआ, या उ का विधान हुआ। तो ए के साथ ए का विधान होने पर आ बनता है, और ई के साथ ई का विधान होने पर ई बनता है, और उ के साथ उ का विधान होने पर उ बनता है। स्थिति स्पष्ट हो रही है। आगे को लिखना कुछ नहीं है। एक बार ए के साथ ए मिला तो आ बना, ये स्वर ही है। और स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा? स्वर के साथ किसका मेल होना चाहिए? स्वर का, और फिर विकार होना चाहिए। यहां भी देखना आप, ए के साथ ई, या ए के साथ उ, या ए के साथ और कुछ मिल सकता है क्या? री। तो ए के साथ ई मिलता है तो क्या बनेगा? ए के साथ उ का विधान होने पर क्या बनता है? ओ। और ए के साथ री का विधान होने पर क्या बनता है? अर। अब यहां जो री है ना, उसके बारे में चर्चा करने की। री क्या है? री क्या है हिंदी व्याकरण में? ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर देखो आप, सबसे टिपिकल हिंदी आती है। री क्या है? आप सीधे बैठो मुस्कान, आराम, पैर अंदर ले लो आप। हाँ उधर चले जाओ, तो मना कौन कर रहा है? जब तक हम कक्ष में आराम से बैठना ही नहीं सीखेंगे, बैठेंगे नहीं, तब फिर तो आगे की फिर आप तो है ना पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा? है ना। तो वो चीज तो अंदर आनी चाहिए कि कहीं भी रहें, चाहे घर में रहें या घर से बाहर रहें, पहला काम तो क्या होता है? अनुशासन है, डिसिप्लिन। आराम से हम इत्मीनान से बैठे, उसके बाद में आगे की बात होती है। अगर हम बैठना ही नहीं सीखेंगे तो सिखा भी नहीं सकते। ये है। मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अच्छा बोल ही नहीं सकता, अपनी बात को अच्छे से रख ही नहीं सकता, तो फिर पढ़ाने का कोई औचित्य भी नहीं होता। ठीक है, अब आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप, हम स्वर संधि में क्या कर रहे हैं? यानी स्वर के साथ में किसका विधान हो रहा है? स्वर का। यहाँ भी ए के साथ उ, दोनों ही स्वर हैं, ओ बन गया। लेकिन यहाँ देखिए आप, अर आया और ये री मिलते हैं, यानी ए या आ के साथ री का विधान होता है, तब अर बनता है। अब री क्या है हिंदी व्याकरण के अनुसार? री क्या है? ये अशुद्ध स्वर है, शुद्ध स्वर नहीं माना गया है। हिंदी व्याकरण में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 10 ही मानी गई है। कितनी मानी गई है? 10। और री क्या है? अशुद्ध स्वर है। क्या है? अशुद्ध स्वर है। बहुत बार पूछा हुआ उदाहरण है ये। री अशुद्ध स्वर है। शुद्ध स्वर कितने हैं? 10 ही होते हैं। री अशुद्ध स्वर है। तीसरा प्रश्न इसका यही पूछा गया कि जो ए और री मिला तो अर बन गया। यहां देखिए अशुद्ध क्यों है? ये एक बात तो ये स्पष्ट कर रहा है, ये है तो स्वर है, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया? व्यंजन आ रहा है। जबकि स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ किसका विधान होना चाहिए? स्वर का ही होना चाहिए, लेकिन स्वर के साथ में क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। एक कमी तो ये रह गई। दूसरी बात, अशुद्ध क्यों माना गया? ये ऋतु है और ये ऋतु है। चीजें सारी अच्छे से हमें समझनी है, उसके बाद में आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये ऋतु है, ऋतु है। इन दोनों में शुद्ध कौन सा है? आप बताओ। देखिए पूनम भी, ये सब तो नए तो है नहीं, व्यवहारगत चलते आए हैं।
नीचे वाला शुद्ध है। लेकिन लड़की का नाम लिखते हैं तब, किसी लड़की का नाम होता है, महिला का नाम होता है, तब हम कौन सा लिखते हैं? ऊपर वाला लिखते हैं। इसका मतलब शुद्ध और अशुद्ध वाली बात तो लागू ही नहीं हुई मेरे हिसाब से। यहाँ क्या हुआ कि ये जो रूप है ना वो तत्सम का रूप है। क्या है? तत्सम का। और यहाँ जो रूप है ना वो कौन सा है? तद्भव का रूप है। एक प्रश्न निकल के आ गया, देखिए आप, तद्भव का रूप हो गया। इन दोनों में अंतर क्या हो गया? तत्सम और तद्भव का अंतर हो गया। दूसरी बात क्या है कि इस री का उच्चारण करते हैं हम और इस री का उच्चारण करते हैं, दोनों के उच्चारण में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। ऋतु ऋतु यानी उच्चारण समान होता है, लेकिन इसके उच्चारण में जब हम इन दोनों का उच्चारण करते हैं तो रे के साथ में कौन सा स्वर आ रहा है? रे के साथ में ई स्वर आ रहा है। रे क्या है? रे क्या है? व्यंजन है। बात समझ में आई क्या? कि री को अशुद्ध क्यों कहा गया? री क्या है? स्वर है, अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि री की ध्वनि में कौन सा वर्ण उच्चारित हो रहा है? व्यंजन आ रहा है। जबकि री क्या है? स्वर है। री का उच्चारण जब करते हैं तो व्यंजन आ रहा है, इसलिए री को क्या माना गया है? अशुद्ध स्वर माना गया है। आपसे कोई पूछे तो आप इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हो कि ये ऋतु है, ये ऋतु, दोनों ही ऋतु है, लेकिन इस री के उच्चारण में किसकी ध्वनि आ रही है? रे व्यंजन की आ रही है, इसलिए री को क्या माना गया? अशुद्ध स्वर। इसी का चौथा प्रश्न जो पूछा गया है ना वो क्या है कि री का स्थान हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में री का स्थान कौन सा है? हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कक्षा में जाते हैं, स्लेट लेकर के बच्चा आता है, अध्यापक के द्वारा क्या लिखा जाता है स्लेट पे यानी पट्टी पे? क्या लिखा जाता है? ए या क? हिंदी कहती है कि ए लिखा जाता है। अब सबसे पहले ए लिखा जाता है तो हम पढ़ेंगे क्या? ए आ, यही तो पढ़ाते हैं। ए आ, ई उ ए आई ओ औ अंग अ है। समझिए। अब यहां एक चीज छूटी है हमसे, ए आ, ई उ ये री, उ ये री, और ए आई ओ औ, और ये अंग ए है। स्वर कितने हुए? लिखे तो हमने कितने हैं? देखो देखें, पूरी वर्णमाला को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लिखे कितने हमने? 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख दिए। और होते कितने हैं? शुद्ध स्वर 10 होते हैं। और स्वर वैसे पूछा जाए तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? ये जो है ना ए अंग अ है, ये अनुस्वार को व्यक्त करने के लिए, ये ए है, ये अनुस्वार को व्यक्त कर रहा है, और ये ए है जो किसको व्यक्त कर रहा है? विसर्ग को। इसलिए व्यंजन तो स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। अब स्वर में जो अशुद्ध स्वर हम चर्चा कर रहे हैं उसका स्थान कहाँ है? देखिए आप, कहाँ है? ऊ के बाद में। और कौन सी ऊ के बाद में? दीर्घ ऊ के बाद में आ रहा है। तो हिंदी शब्दकोश वाला जो प्रश्न आएगा ना, डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे हम शब्दकोश वाला, तो ए से पहले क्या आएगा? री आएगा। शब्दकोश देखोगे आप, डिक्शनरी देखोगे, और हमें टीचर ने क्या बताया? ए आ, ई उ ए आई ओ औ अंग है, और ऋषि वाला री। ऐसी स्थिति होती है, जबकि इसका स्थान यहाँ है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि री क्यों आया। यहाँ वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में किसका मेल होता है? यानी ए या आ के साथ किसका विधान होता है? ए का या आई का विधान होने पर क्या बनता है? आई बनता है। इसी प्रकार वृद्धि संधि में ए या आ के साथ किसका विधान होता है? ओ या औ का विधान होता है, तो क्या बनता है? औ बनता है। ये वृद्धि संधि हो गई।
उसके बाद में कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि में देखिए आप, ई, उ, री और लरी, ये संस्कृत में होता है, हिंदी में होता नहीं। ई के स्थान पर क्या होता है? यह होता है। उ के स्थान पर क्या होता है? वह होता है। लरी के स्थान पर क्या होता है? लय होता है। ये री के स्थान पर ई, उ, री, ये, वह, रे, ले। अब यहां भी एक समस्या है। देखिए आप, संधि कौन सी पढ़ रहे हैं हम? स्वर संधि। और स्वर संधि में ई के स्थान पर हो क्या रहा है? यह। और उ के स्थान पर वह, और री के स्थान पर क्या हो रहा है? रे। और री जो संस्कृत में होता है उसके स्थान पर लय हो रहा है। यानी स्वर के स्थान पर हो क्या रहा है? आदेश जो हो रहा है वो व्यंजन हो रहा है। और संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। तो ऐसा भी क्यों हुआ, ये भी समझना है कि ये संस्कृत में तो ये चारों ही है ना, अर्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध स्वर। लेकिन हिंदी में यह और वह को क्या माना जाता है? अर्ध स्वर। तो प्रश्न ये बन गया, अशुद्ध स्वर कौन सा हो गया? री हो गया। अर्ध स्वर कौन से हो गए? यह और वह हो गए। देखिए आप, हमने इतने में से 10% जो पीएसआई में आए हुए हैं, ये सारे प्रश्न हैं। इन चीजों को समझना है आपको। तो यहाँ संधि तो हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, स्वर संधि, और उसके स्थान पर, स्वर के स्थान पर आदेश कौन सा हो रहा है? यह और वह हो रहा है। कारण ये, और अच्छे से चर्चा करेंगे आगे। अयादि। अब कोई बता सकता है क्या आप में से, अयादि संधि का नाम अयादि क्यों पड़ा? भाई अयादि संधि का नाम अयादि क्यों रखा गया? भी कक्षा पहली से लेकर के संधि शुरू हो जाती है। ए मिलता है तो आ होता है, ई मिलता है तो ई होता है। पहली क्लास में संधि शुरू हुई। और हम 10, 11, 12 राज तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो संधि की बात जरूर आती है। अब बताइए कि अयादि का नाम अयादि क्यों पड़ा? कोई बता सकता है क्या? देखो, नाम से स्पष्ट है, अय धन आदि, अय धन आदि। जिसके आदि में क्या विद्यमान हो? अय। आदि का मतलब शुरू। जिसकी शुरू में या आरंभ में क्या विद्यमान हो? अय विद्यमान हो, उसे क्या कहा जाता है? अयादि कहा जाता है। तो ये संधि के जो स्वरूप हैं, 5 भेद हैं। कौन सी संधि के? स्वर संधि के। उन 5 स्वरूप को हम विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे अगले पीरियड में। तो ये सारी बातें है ना हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब एक बार आप कॉपी बंद कर तो देखते हैं कितना आपने सीखा है। आप बताओ। देखिए, संधि की परिभाषा 5 मिनट जो पढ़ा था ना उसको रिपीट कर लेते, पता चल जाएगा कितना है। हाँ, तो संधि में क्या होता है? मेल के साथ में क्या होता है? विकार होता है या परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हाँ, आप बताओ सुमन कि संधि के भेद कितने माने गए हैं? संधि के भेद हैं 3 भेद हो गए। कौन कौन से हो गए? विसर्ग। बैठो। हाँ, आप बताओ। संधि का शाब्दिक अर्थ जो बताया था मैंने कि संधि का शाब्दिक अर्थ ये होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ लिखा है ना कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। और शाब्दिक रूप में संधि का ये अर्थ होता है। है? हाँ, नहीं, शाब्दिक अर्थ मेल, मित्रता, समझौता, ये लिखा है ना मैंने भी। इतिहास में जाएंगे आप, इतिहास पढ़ोगे तो वहां संधि होगी। भाई मुगलों और मराठों के बीच में हो गई, अंग्रेजों और उनके बीच में हो गई, राजपूत काल में पढ़ेंगे तो मुगल काल और राजपूतों के बीच में ये संधि हुई। संधि का मतलब वहां क्या हुआ? समझौता हो गया, यही तो हुआ ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, मित्रता या समझौता होता है। हाँ भैया, आप बताओगे कुछ? कुछ सीखा ही होगा, नहीं सीखा? हाँ, मुस्कान।
आप बता दो, स्वर संधि है ना, स्वर संधि, उसके भेद अभी चर्चा कर रहे थे ना, स्वर संधि के भेद। भी संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े जब आप आ गए थे। 5 भेदों को हमने अलग अलग लिखा कि एक तो दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया, और वृद्धि स्वर संधि हो गया, यण स्वर संधि हो गया, और अयादि स्वर संधि हो गया। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। उसमें री आया था गुण संधि में, ए या आ के साथ री का विधान होने पर अर होता है। अर में रे आया, उसको हमने स्पष्ट किया कि री क्या है, कौन सा स्वर है? अशुद्ध स्वर है। और यह और वह जो यण संधि में आए, यह और वह को क्या कहा गया? अर्ध स्वर कहा गया। तो ये हमने आज की क्लास में चर्चा की। कल हम दोबारा जब मिलेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत संधि करें तो उससे पहले स्वर भी आपके दिमाग में अच्छे से होने चाहिए, व्यंजन भी होने चाहिए, सारे बिंदु आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो ये सारी बातें होनी चाहिए। धन्यवाद।